हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स देखिए, यूपीएसआई की एग्जाम के लिए मूल विधि की सीरीज को हमने यहाँ पर शुरू किया था, जिसके देखिए इन 3 टॉपिक के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उन्हें भी हमने बहुत ही डिटेल में समझा था। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इसके चौथे टॉपिक मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम और जनहित याचिका पर डिस्कस कर लेते हैं। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, अगर आपने इनके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए। आपके लिए वहां पर तीनों वीडियो अवेलेबल हैं। और अगर आप किसी भी टॉपिक की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम और जनहित याचिका में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को। देखिए, आपको यहाँ पर नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि मानवों के अधिकारों के संरक्षण के लिए इस अधिनियम को लाया गया है। और ये अधिनियम लाया गया है 1993 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 देखिए, मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार न्यायालय के गठन की व्यवस्था करता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है। धारा 21 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है। और इसके अलावा धारा 30 के तहत देखिए मानवाधिकार न्यायालय के गठन की व्यवस्था की गई है। इसके बाद देखिए, इस अधिनियम के अगर हम विस्तार की बात करें तो ये पूरे भारत में विस्तारित है। देखिए, 28 सितंबर 1993 में जब ये लागू किया गया था तो ये जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर बाकी के भारत में लागू था। लेकिन देखिए, 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया गया और इसे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। तो 2019 के बाद देखिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पूरे भारत में लागू है। और ये जो अधिनियम है 8 अध्याय और 43 धाराओं में बटा हुआ है। देखिए, ये अधिनियम 1993 में लाया गया था, लेकिन बाद में देखिए इसमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं। आखिरी जो संशोधन इस अधिनियम में किया गया है वो 2019 में किया गया था। 2019 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन किया गया। इसे 19 जुलाई 2019 को लोकसभा में और 22 जुलाई 2019 को राज्यसभा में पारित किया गया था। इसके बाद देखिए, सेकंड है हमारे पास जनहित याचिका, जिसे PIL के नाम से जाना जाता है। आपने कई बार मूवियों में देखा होगा, PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब ये होता क्या है? तो देखिए दोस्तों, ये एक ऐसी याचिका है जिसके माध्यम से देखिए कोई भी पीड़ित व्यक्ति या उसकी तरफ से कोई भी अन्य व्यक्ति या कोई संस्था न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठा सकती है। अगर समझ नहीं आया तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ। देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो ये प्रावधान है लॉ के तहत कि उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, अगर पुलिस उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करती है तो ऐसी कंडीशन में देखिए पीड़ित व्यक्ति तो पुलिस की कस्टडी में है, तो ये न्यायालय जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो उसकी तरफ से कोई भी उसका परिजन मतलब अन्य व्यक्ति या कोई भी संस्था जो कि ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करती है या फिर उसके लिए कार्य करती है, ये न्यायालय जा सकते हैं उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के विरुद्ध। तो इसे कहा जाता है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या फिर जनहित याचिका। देखिए, जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के समक्ष लाई जा सकती है। विश्व में जनहित याचिका का जन्मदाता अमेरिका को माना जाता है। वहां इसे देखिए सामाजिक कार्यवाही याचिका के नाम से जाना जाता है। लेकिन देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो जनहित याचिका है वो PN भगवती के द्वारा लाई गई थी। PN भगवती जो कभी सुप्रीम कोर्ट के देखिए जज रह चुके हैं, इनके द्वारा भारत में PIL की शुरुआत की गई थी। ओके, तो देखिए यहाँ पर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम और जनहित याचिका से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखिए इन दोनों टॉपिक की डिटेल पर हम क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कितनी धाराएं हैं? तो देखिए, अभी थ्योरी में हमने इस क्वेश्चन को समझा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में देखिए टोटल 8 अध्याय हैं और 43 धाराएं हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंसर सी।
इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का विस्तार कहां तक है? तो आप सभी जानते हैं इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में है, तो आंसर डी यहां पर सही हो जाएगा। मानवाधिकार की परिभाषा निम्न में से किस धारा में दी गई है? तो देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है उसकी धारा 2 क में सशस्त्र बलों को परिभाषित किया गया है। धारा 2 ख में अध्यक्ष की परिभाषा दी गई है। धारा 2 ग में आयोग को परिभाषित किया गया है और धारा 2 घ में मानवाधिकार को परिभाषित किया गया है। तो मानवाधिकार की परिभाषा इस अधिनियम की धारा 2 घ में दी गई है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कौन अपने पद से हटा सकता है? तो देखिए दोस्तों, चाहे राष्ट्र मानवाधिकार आयोग हो या फिर राष्ट्र मानवाधिकार आयोग हो, दोनों ही कंडीशन में अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। अब यहां पर देखिए, धारा याद रखिएगा, धारा 5 के तहत राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को राष्ट्रपति हटा सकते हैं और धारा 23 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष को राष्ट्रपति अपने पद से हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को अपने पद से इस्तीफा देना है तो ये इस्तीफा संबंधित राज्य के राज्यपाल को देते हैं, लेकिन इन्हें पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। अब देखिए, क्वेश्चन आता है कि अध्यक्ष और सदस्यों को पद से क्यों हटाया जाता है? तो देखिए, सिद्ध कदाचार के आधार पर या फिर असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति इन्हें अपने पद से हटा सकते हैं। सिद्ध कदाचार का मतलब होता है जब किसी भी व्यक्ति पर अपराध सिद्ध हो जाए या फिर वो अपने कार्य को करने में असमर्थ हो जिस कार्य के लिए उसे अपॉइंट किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति इन्हें अपने पद से हटा सकता है। सिद्ध कदाचार और असमर्थता का फैसला देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसे हटाने की शक्ति नहीं दी गई है। हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और सभी फैक्ट जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं वो भी आपके क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। मानव अधिकार आयोग के सदस्यों को उनके पद से हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुपालन आवश्यक है जब वह, तो देखिए ऊपर ही हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जब किसी भी सदस्य या अध्यक्ष पर सिद्ध कदाचार या फिर असमर्थता का आरोप सिद्ध हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में उच्चतम न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति सदस्यों को उनके पद से हटा सकते हैं। क्लियर? राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की जांच से संबंधित शक्तियां किस धारा में उल्लेखित है? तो देखिए, राष्ट्र मानव अधिकार आयोग को जांच से संबंधित जो शक्तियां दी गई है वो दी गई है धारा 13 में, तो यहां आंसर हो जाएगा आंसर सी। इस धारा के तहत देखिए दोस्तों, राष्ट्र मानवाधिकार आयोग किसी भी साक्षी को समन जारी कर सकता है, उसे दस्तावेज पेश करने के लिए बोल सकता है या फिर किसी भी न्यायालय और सरकारी कार्यालय से कोई भी अभिलेख प्राप्त कर सकता है। ये सभी शक्तियां राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को धारा 13 के तहत दी गई है। आगे आ जाते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो देखिए, अभी हमने इस पर डिस्कस किया है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को भी राष्ट्रपति ही अपने पद से हटा सकता है, तो आंसर ए हो जाएगा। लेकिन देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना इस्तीफा संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाना है तो जरूरी है कि वह सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। ऐसा ही कोई व्यक्ति राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यही इस पद के लिए सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। इसके बाद देखिए, अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्र मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र और राज्य सरकार को प्रदान करता है? तो देखिए, राष्ट्र मानवाधिकार आयोग वर्ष भर जो भी कार्य करता है उसकी रिपोर्ट वो इस अधिनियम की धारा 20 के तहत केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार को प्रदान करता है, तो आंसर हो जाएगा धारा 20। राष्ट्र मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र और राज्य सरकार को इस अधिनियम की धारा 20 के तहत सौंपता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं दोस्तों। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है,
तो देखिए सबसे पहले हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं। तो वहां पर आपने क्या कंडीशन देखी थी, वहां पर आपने क्या योग्यता देखी थी? यही कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी मुख्य न्यायाधीश रहा हो, मतलब भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश की वहां पर बात की गई थी। तो सेम कंडीशन यहाँ पर राज्य मानवाधिकार आयोग के पक्ष में भी देखने को मिलती है। राज्य में कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो तो ऐसा व्यक्ति राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। वेरी सिंपल। इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अध्याय 4 में कितनी धाराएं उल्लेखित है? तो देखिए इस अधिनियम के अध्याय 4 में 4 धाराओं का उल्लेख देखने को मिलता है। धारा 17 से लेकर धारा 20 तक ये 4 जो धाराएं हैं वो अध्याय 4 में उल्लेखित है। तो आंसर हो जाएगा 4 धाराएं। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अध्याय 4 में 4 धाराएं उल्लेखित है, जिसमें देखिए धारा 17 के तहत शिकायतों की जांच किया जाना, धारा 18 के तहत जांच के दौरान व जांच के पश्चात की कार्रवाई का उल्लेख है, धारा 19 में सशस्त्र बलों का उल्लेख किया गया है और धारा 20 में वार्षिक रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। तो ये 4 धाराएं अध्याय 4 में उल्लेखित है। क्लियर? इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? तो अगर किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चुना जाता है तो वो 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो अपने पद पर बना रहता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद 3 वर्ष या 70 वर्ष में से जो भी आयु पहले हो जाती है, अध्यक्ष को अपना पद छोड़ना पड़ता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? देखिए यहाँ पर 2 धाराएं आपको याद करनी पड़ेगी। इस अधिनियम के अध्याय 8 में धारा 40 के तहत नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को और धारा 41 के तहत नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को दी गई है। तो इस तरह देखिए यहाँ पर ए और बी दोनों सही हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन नियम बनाने की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को दी गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए दोस्तों, इसका मुख्यालय जो है वो है दिल्ली में। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो इसका मुख्यालय तो देखिए दिल्ली में है, लेकिन केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेकर ये भारत के अन्य स्थानों पर भी अपना कार्यालय स्थापित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्यालय पूछा गया है तो वो हो जाएगा दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? सबसे पहले तो आप यहाँ पर धारा को याद रखिए कि किस धारा के तहत इस समिति का गठन किया जाता है। तो देखिए इस अधिनियम की धारा 4 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो आंसर सी, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा ही अध्यक्षों और सदस्यों के नाम पर चर्चा की जाती है। क्वेश्चन देखिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? वेरी सिंपल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है वो 28 सितंबर 1993 को लागू किया गया था। तो आंसर बी। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा से संबंधित शर्तें किस धारा में उल्लेखित है? तो देखिए दोस्तों, राज्य सरकार जो है वो इस अधिनियम की धारा 11 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा संबंधित जो शर्तें हैं उनका प्रावधान करती है। तो ये जो अधिकार है राज्य सरकार को धारा 11 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव अधिकार न्यायालय का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में किया गया है? तो देखिए, मानव अधिकार उल्लंघन से संबंधित जो मामले हैं उन पर शीघ्र विचारण के लिए राज्य सरकार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति लेकर सेशन न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय में बदल सकती है। और ये जो प्रावधान है इस अधिनियम की धारा 30 के तहत किया गया है। तो आंसर डी, धारा 30 के तहत राज्य सरकार सेशन न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय में बदल सकती है। आगे आ जाते हैं। मानव अधिकारों का प्रथम सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो देखिए दोस्तों, मानव अधिकारों का जो प्रथम सम्मेलन है वो ईरान के तेहरान में 1968 में आयोजित किया गया था। देखिए, सबसे पहले 1948 में
मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी और इसकी 20वीं वर्षगांठ पर मतलब 1968 में मानव अधिकार के लिए प्रथम सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था? ईरान के तेहरान में। तो आंसर बी। जनहित याचिका किस न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है? तो शुरू में ही हमने इस पर डिस्कस किया था दोस्तों। जनहित याचिका को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के ही समक्ष दायर किया जा सकता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही जनहित याचिका को दायर किया जा सकता है। भारत के संविधान में देखिए आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जनहित याचिका ले जाई जा सकती है। आगे देखिए, मानवाधिकार आयोग की अधिकारिता में न आने वाले विषयों का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो देखिए, अधिनियम की धारा 36 में ऐसे विषयों का उल्लेख किया गया है जो कि मानवाधिकार आयोग की अधिकारिता में नहीं आते। ऐसे मामले जिन पर पहले से ही राज्य ने किसी अन्य आयोग का गठन किया है या फिर कोई भी अन्य आयोग उस मामले की जांच कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये मामले मानवाधिकार आयोग के अंडर में नहीं आते। ये प्रावधान इस अधिनियम की धारा 36 में किया गया है। क्लियर? यहाँ तक आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। देखिए, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर ये सभी कोर्सेस आपके लिए अवेलेबल हैं, जहाँ पर हर सब्जेक्ट को बहुत ही ब्रीफली समझाया गया है। अगर आप इन सभी कोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर जाकर इन सभी कोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको स्टेट और सेंट्रल की एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार को सुरक्षित करने के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? वेरी सिंपल, हम इसे कई बार डिस्कस कर चुके हैं। मानव अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए देखिए, मौलिक अधिकार जो है भारत के संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है और भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। लोकहितवाद दायर किया जा सकता है। तो लोकहितवाद या PIL जो है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसे किसी भी व्यक्ति या संस्था के द्वारा दायर किया जा सकता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आंसर डी। जनहित याचिका का जन्म कहाँ हुआ? वेरी सिंपल, इसका जन्म हुआ है अमेरिका में। अमेरिका में इसे सामाजिक कार्यवाही याचिका के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा देखिए, समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, जो उपेक्षित लोग हैं, उनके मुद्दों को और अधिकारों को न्यायालय के समक्ष रखा जाता है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है दोस्तों? अमेरिका से। इसके बाद देखिए, सबसे लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, भारत में जनहित याचिका का प्रारंभ किसने किया था? शुरू में मैंने आपको बताया था, भारत में जनहित याचिका जो शुरू की है वो शुरू की है PN भगवती ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। PN भगवती के द्वारा ही भारत में जनहित याचिका शुरू की गई थी। क्लियर? तो देखिए, यहाँ पर हमने मानव अधिकार और जनहित याचिका के जितने भी MCQ क्वेश्चन हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हें यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।